कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। मेहमानों से मिलवाते हैं आपको प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर अमिताभ सिंह जी। सर बहुत स्वागत आपका भी। और इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत देवेंद्र आपका। मजाक ही कर रहे थे हम कि आज किसको ठेस पहुंचाएंगे प्रदीप जी। ट्रंप को लगती नहीं है ठेस, राहुल गांधी ने भी बुरा मानना बंद कर दिया है, तो किसको ठेस पहुंचाएंगे। सर डिस्क्लेमर तो सार्थक करना है। हुआ क्या है आपको मैं ये बता देता हूँ कल से अब तक। आज हम बात क्या करने जा रहे हैं। कल से ट्रंप ने पूरी दुनिया में जो फिरकी दी हुई है, बात चल रही है, ईरान से बात चल रही है, बड़ी अच्छी बात चल रही है। ईरान कह रहा है किससे बात चल रही है, तुम खुद ही से बात कर रहे हो लगता है। ये कहा है ईरान ने। पाकिस्तान में जो ईरान की एम्बेसी है उसने मना कर दिया कि हमारे यहाँ कोई ऐसी बातचीत वाली बात नहीं है कहीं भी। पाकिस्तान में ईरान की एम्बेसी मना कर रही है। पाकिस्तान का जहाज वो आ रहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, ईरान ने IRGC ने उसको वापस लौटा दिया। जो मध्यस्थ होगा, वार्ताकार जो होगा बीच में, उसका जहाज लौटा दिया उसने। बड़ा अच्छा वार्ताकार है वो। ये कंडीशन है वहां पर। ट्रंप क्या दावा कर रहे हैं कि हमारी जो नए लोग हैं ईरान में, ये बड़े अच्छे लोग हैं, ये पहले जैसे नहीं है कट्टर, इनसे हमारी बात हो रही है और इन्होंने हमको बहुत बड़ा तोहफा दिया है, ऑयल और गैस से जुड़ा हुआ तोहफा है। और फिर किसी ने पूछा क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी है, उसमें हाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला तोहफा है। तो क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हवाले कर दिया अमेरिका के, या वो जो पहले उन्होंने कहा था जॉइंट कंट्रोल। फिर रिजीम चेंज एक मकसद था इस युद्ध का। ट्रंप ने कहा रिजीम चेंज तो हो गया, 2 बार इनके शीर्ष के लोगों को हम मार चुके हैं, अब जो तीसरे नंबर के बाद मिले ये लोग पहले जैसे नहीं है, ये लोग हमसे बात कर रहे हैं। अब मुलाकात भी होगी तो कहां होगी, क्या पाकिस्तान में होगी। पाकिस्तान वाले ढूंढ रहे हैं। हमारे आने वाले थे JD वैंस, स्टीव विटकॉफ, कहां हुआ। जेरेड कृष्णर दामाद जी आने वाले थे ट्रंप के, कोई पहुंचा नहीं। तो अभी तक सब कुछ हवा में है। इस बीच में युद्ध जैसा चल रहा था, युद्ध वैसा ही चल रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे संकट बना हुआ है। भारत का अपडेट यह है कि अभी इस वक्त एक ऑल पार्टी मीटिंग हमारे यहाँ चल रही है, जिसमें तमाम विपक्षी दल जो हैं वो भी उसके अंदर मौजूद हैं। वो देवेंद्र भी आपको बताएंगे उसमें क्या बातचीत की जा रही है। लेकिन 2 प्रमुख लोग उसमें नहीं है, प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी। ठीक क्या है सर उसमें, क्या बातें हो रही हैं, इसकी अपडेट कोई? उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चेयर कर इस बैठक को। गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर, फर्टिलाइजर मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा, फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री मौजूद हैं, हरदीप सिंह पुरी मौजूद हैं। और उसमें पहले एक प्रेजेंटेशन दिया गया विक्रम मिस्री के द्वारा और जो ओवरऑल हालात के बारे में। उसके बाद हरदीप सिंह पुरी ने डिटेल में ये बताया कि हमारे जो पेट्रोल, डीजल या LPG, इन सारी चीज़ों की सप्लाई हम लोग किस प्रकार से कर रहे हैं, क्या स्थिति है, कितने हमारे रिजर्व हैं, वो सारी चीज़ें। तो एक एक सवाल उसके बाद जब पूछा जा रहा है सांसदों से, तो उसका भी जवाब दिया जा रहा है कि आपके जो भी कंसर्न है, जैसे फर्टिलाइजर को लेकर अगर कंसर्न है तो वो पूछिए, पेट्रोल, डीजल, LPG को लेकर कंसर्न है तो वो पूछिए, हम अपनी विदेश नीति में किस देश के साथ कैसे बातचीत कर रहे हैं वो पूछिए। जैसे इस बैठक में हमें सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिली, उसमें बताया गया कि जब हमारे किसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक हुआ, सिविलियन पे अटैक हुआ, तो भारत ने उसकी खिलाफत की है पुरजोर शब्दों में। लेकिन हम किसी का पार्ट नहीं बने हैं, हम किसी भी हिस्से में। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चीज़ हाउस में सधे हुए शब्दों में कह रहे थे, इस क्योंकि ये क्लोज डोर मीटिंग है तो ज़्यादा खुल के इसमें बातें बताई जा रही है। ओपन फोरम है बिल्कुल। पूछो मतलब सरकार अब सारी चीज़ें ब्लैक एंड व्हाइट में रख रही है सारी अपोजिशन पार्टीज के सामने। राहुल गांधी और प्रधानमंत्री दोनों ही नहीं है इसमें। हाँ, जैसे राहुल गांधी क्योंकि उनकी माँ की तबीयत खराब है तो इसके चलते वो नहीं है। अगर उनकी तबीयत खराब सोनिया गांधी जी की नहीं होती तो भी राहुल गांधी नहीं होते। उसके पीछे वजह केरल जा रहे थे चुनाव प्रचार के लिए, तो इस बैठक में तो उनको आना नहीं था। और आमतौर पे इस तरह की सर्वदलीय बैठक में PM बाकी दूसरे काम देख रहे होते हैं। राजनाथ सिंह ही जो ऑपोजिशन मांग करता है, इस बार भी किया उन्होंने कि अब प्राइम मिनिस्टर आए मीटिंग में। वो असल में ज्यादा ऑप्टिक्स के लिहाज से ही रहता है। अच्छा। अन्यथा भाई जिसको जवाब देना है, सरकार के जो सारे प्रमुख लोग हैं वहाँ पे मौजूद हैं प्रधानमंत्री के अलावा। प्रधानमंत्री उस समय दूसरे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये था। अब सवाल हमारे आपके जो है मतलब का वो ये कि अगर सीज फायर होगा तो वो चैनल खुलेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला, तो वहां से तेल और गैस के जहाज आएंगे। अभी तक भारत में वैसा क्राइसिस नहीं है। दुनिया भर के देशों में तो बहुत बुरा हाल है। ऑस्ट्रेलिया से लेकर के एशिया के सारे देश बहुत बुरी तरीके से परेशान हैं। हमारे यहाँ दाम भी नहीं बढ़े हैं वैसे। हाँ, पैनिक बाइंग की वजह से कुछ पेट्रोल पंपों में भी लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र के मंत्रालय ये अपील कर रहे हैं कि आप पैनिक में ना आएँ। कम से कम क्रूड का तो कोई संकट नहीं है, पेट्रोल डीजल का कोई संकट नहीं है, सब जगह पर स्टॉक है। लोग लेकिन पैनिक में जाकर के लाइनें वहां पर ना लगाएं। गैस की जो प्रॉब्लम बनी हुई है वो बनी हुई है क्योंकि उसकी सप्लाई हम लोग ज़्यादा बाहर
डिपेंडेंट हैं दूसरे सोर्सेज पर और क्रूड का हमारे पास स्टॉक भी ज़्यादा मौजूद रहता है। सर, ट्रंप ने जो ये बातचीत की बात कही है और वो अभी तक कायम है, अभी भी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बातचीत हो रही है। कहाँ हो रही है, किससे हो रही है, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, मतलब किन मुद्दों पे बात कर रहे हो, क्या प्लान है, क्या ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा जल्द, कोई कुछ नहीं पता, इसमें कोई खबर नहीं है इसको लेके। नहीं, मुझे लगता नहीं कि कोई बातचीत हो रही है, लेकिन जो बयान दे रहे हैं उससे कोशिश उनकी ये लगती है कि अभी जो प्रेजेंट लीडरशिप है वहाँ पर ईरान की, उसमें टॉप लीडरशिप जो भी हो, आपस में संदेह पैदा करना। भाई सबके दिमाग में ये आ रहा हो ना कि बार बार अगर अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है बातचीत चल रही है, तो कौन बातचीत कर रहा है? हम में से कोई तो नहीं। हम में से तो कोई होगा, किसके जरिए कर रहा है, या बातचीत नहीं भी हो रही तो किसको अप्रोच किया गया है, क्या कोई बात करने को तैयार है? तो एक तो स्पीकर का नाम पहले ले ही लिया था, तो अब उसके बाद जो है सबके मन में एक संदेह जो है, और जो परिस्थिति बनी है, जिस तरह से पूरी लीडरशिप मारी गई है, तो जाहिर है कि ये इनसाइडर काम तो था ही, अंदर से ही किसी ने सूचना दी थी, ये जानकारी दी थी। दूसरी बात, अब ये मामला अमेरिका, इजराइल और ईरान से ज़्यादा बढ़कर खाड़ी के देशों का हो गया है। सऊदी अरब और यूएई अब इस बात पर आमादा नज़र आ रहे हैं कि ये लड़ाई जो है अपनी अंतिम परिणति तक पहुंचनी चाहिए। ईरान को हमेशा के लिए जो है इस हालत में पहुंचा देना चाहिए कि वो आतंकवाद का समर्थन करना, उसको जो है फंड करना, ये सब बंद कर दे। एक तरह का खाड़ी के देशों में एक आम राय सी बनती जा रही है कि सबसे बड़ा आतंकवादी देश है ईरान। भाई 3 प्रॉक्सी तो सामने है, मतलब कोई छिपी हुई बात नहीं है। हूती और हिजबुल्ला और हमास, इनको अरबों डॉलर दिए हैं, फंड किया है ईरान ने, तो उसकी वजह से पूरी दुनिया समस्या में है। और ये लग रहा है खाड़ी के देशों को, जिस तरह से ईरान ने हमला किया है, कि अगर ये युद्ध कहीं बीच में रुक गया और ईरान फिर भी लड़ने की स्थिति में बना रहा, तो अगला नंबर हमारा आने वाला है। खतरा उनको लग रहा है कि उनके लिए ज़्यादा है। वो पड़ोस में अमेरिका तो बहुत दूर है, इजराइल भी दूर है, चलिए इजराइल पे कुछ मिसाइल गिरा देगा ईरान, अमेरिका का तो वो भी कुछ नहीं कर सकता। तो और खाड़ी के देशों का बहाना है कि यहाँ पर जो है अमेरिकन वो मिलिट्री जो इस्टेब्लिशमेंट है, इसलिए कुछ नहीं तो उनके मिलिट्री के लोग इस होटल में रहते हैं, इसलिए होटल पे बम मिसाइल गिरा देंगे। तो ईरान तो बहाना ढूंढ रहा है। देखिए, इस लड़ाई में अमेरिका की जीत नहीं हुई है, इजराइल का इतना फायदा हुआ है कि उसने ईरान की जो ताकत है रिटेलिएट करने की, उसको बहुत कम कर दिया है, ख़त्म वो भी नहीं हुआ है। तो इसलिए इजराइल के 2 मकसद थे, एक उसकी ईरान की मिसाइल की जो ताकत है वो पूरी ख़त्म करना, और उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको पूरी तरह से ठप कर देना, रोक देना और जो एनरिच्ड यूरेनियम है उस पर कब्जा कर लेना। ये उनका जो है एम तो पूरा हुआ नहीं, लेकिन ईरान बर्बाद हो रहा है जी। आज भी अगर युद्ध रुक जाए तो ईरान को फिर से जो नुकसान हुआ है उसको ठीक करने में, पूरा करने में कम से कम 25, 30, 35 साल भी लग सकते हैं। जिस तरह से सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हुआ है जी, उसके बाद ईरान के लिए खड़ा, उसके असली जो समस्या आएगी ईरान के लिए युद्ध रुकने के बाद। जब तक युद्ध रुक रहा है, चल रहा है, तब तक ईरान को उतनी बड़ी समस्या नहीं है। और खासतौर से अंदरूनी समस्या की बात कर रहा हूं, जो रिजीम चेंज की बात बार बार हो रही है, वो कम से कम एयर स्ट्राइक से दुनिया में कभी हुई नहीं है, हो नहीं सकती। आपके बूट्स ऑन द ग्राउंड है नहीं, ठीक है, और दूसरा लोग तैयार नहीं है। ऐसे समय में जब अमेरिका हमला कर रहा है, आप मान रहे हैं कि अभी ये कोई बातचीत हो नहीं रही? मुझे नहीं लगता, मतलब कौन बात करेगा और क्यों बात करेगा? ठीक, अब सवाल ये आता है फिर ट्रंप ने ये दुनिया को इस चक्कर में क्यों घुमा रखा है कि मेरी बात हो रही है, बार बार इस बात को वो क्यों कह रहे हैं? वो तो इवन रिजीम चेंज की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं करंट जो वहाँ लीडरशिप है जिनसे हम बात कर रहे हैं वो लोग अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं। कोई ना कि ये कोई अपने स्टॉक, मिसाइल स्टॉक रिप्लेनिश करने के लिए
वक्त टाइम बाय कर रहे हैं, उनके कुछ ट्रूप्स जो हैं वहाँ उस तरफ बढ़ने वाले हैं, 2,500-3 हज़ार जो पहुँचने वाले हैं उसके लिए कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि ये सब कुछ केवल मार्केट को मैनेज करने के लिए है, और जो 5 दिन का उन्होंने डेडलाइन दिया हुआ है अभी, वो अभी शुक्रवार तक ही है, जब तक मार्केट खोलें फिर 2 दिन का फिर गैप आ जाएगा। तो केवल ये मैनेज करने के लिए ट्रंप ऐसा कर रहे हैं। देखिए, जब भी ये बात करते हैं ना कि हम नेगोशिएशन कर रहे हैं, किससे नेगोशिएशन कर रहे हैं वो क्लियर नहीं। ईरान ने साफ रिजेक्ट कर दिया है और $200 बिलियन कांग्रेस से मांग रहे हैं। 3,000 ट्रूप्स वहाँ से आ रहे हैं। 2 इनके स्ट्राइक फॉर्मेशन जो है नेवल, वो जापान की तरफ से आ रहे हैं। तो ये कर क्या रहे हैं किसी को पता नहीं चल रहा है। और जो ओरिजिनल डिमांड्स था, न्यूक्लियर रोल डाउन, वो नहीं हुआ। जो 400 किलो एनरिच यूरेनियम है वो नहीं दे पा रहे हैं या वो नहीं मिल पा रहा है। दूसरा कि ये मिसाइल अपने भंडार खत्म कर दे। अमेरिका और इजराइल तो कह रहे हैं कि इनके 90% मिसाइल लॉन्चर और लॉन्चिंग कैपेसिटी जो है हमने ख़त्म कर दिया। तो ये मिसाइल कहाँ से आ रहे हैं। तीसरा जो सबसे था कि वो हुती हमास उसको ख़त्म करेंगे। अब इसमें एक चौथा डिमांड ईरान ने जोड़ लिया है और वो कह रहा है कि अब होर्मुज पर जितनी भी अब शिप्स जाएंगे उनसे हम टोल टैक्स लेंगे, जो असंभव है। इंटरनेशनल लॉ, चाहे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सीज, वो सबका वो नकार रहा है। 5वीं शर्त उसने और कर दी है कि अब वॉर रेपरेशन दें, हमें कॉम्पेंसेट कीजिए कि आपने जो हम पर हमारा नुकसान हुआ है उसको आप मुझे वापस देंगे। तो इन शर्तों के बीच ये जो परतें जुड़ती जा रही हैं युद्ध के दौरान या शांति के लिए, उसका क्या होगा ये कोई नहीं सोच रहा है। इस प्रोसेस में जैसे कतर का ही आप देखिए ना, उनके 14 कूलिंग प्लांट जो है, जो कन्वर्ट करते हैं एलएनजी को, लिक्विफाई करते हैं, उनमें 2 डिमोलिश कर दिए गए, तोड़ दिए गए ड्रोन अटैक्स में। अब उन 2 को बनाने में इनको पूरे 3 से 5 साल लगेंगे और 17% एलएनजी उस 2 प्लांट से आता था। यानी दुनिया का हर महीने 2% एलएनजी सप्लाई रुक गया है। अगर ये वॉर आगे बढ़ता है तो फिर वो अटैक करेंगे तो परमानेंट डिकैपेसिटेट कर देंगे, तो एलएनजी खत्म हो जाएगा कतर से। ये सब जो इवेंचुअलिटी है इसके लिए अमेरिका प्रिपेयर नहीं कर रहा। गल्फ कंट्रीज एक बहुत बड़ा स्टेक है उनका, और उनका दबाव भी काम कर सकता है अमेरिका के ऊपर। जैसा सर ने बताया कि वो लोग शायद अब चाहेंगे कि युद्ध पूरा अंत तक जाए, ऐसी खबरें भी। और ट्रंप ने तो डिक्लेयर कर दिया कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं सऊदी वाले, वो तो हमारे साथ हैं, वो तो लड़ रहे हैं हमारे साथ। यूएई तो हमारे लिए इतनी मार भी खा रहा है वहां पर। इसमें इजराइल का कोई बात ही नहीं कर रहा। इजराइल ने कहा हम नहीं इसका पार्ट, इसका नहीं पार्ट। और उन्होंने कहा बंद कमरे में शायद हुई है कि इन प्रिंसिपल अग्री कर गए हैं, लेकिन वहीं पे ये भी कर रहे हैं कि इसके लिए ईरान मानेगा नहीं। यानी इजराइल अभी भी लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव जो रिजीम चेंज था, पॉपुलर अपराइजिंग था, वो नहीं हो रहा। गल्फ कंट्रीज क्या चाह रहे हैं इस वक्त? देखिए, गल्फ कंट्रीज बहुत क्लियर हैं इस मामले में कि ये जब तक अटैक होता रहेगा, हम देखेंगे एक दिन आएगा तो हम अटैक, शायद वो स्थिति का वेट कर रहे हैं ट्रंप की जब हम विड्रॉ कर रहे हैं पार्शियल या फुली, तब गल्फ कंट्रीज के भरोसे छोड़ दिया जाए कि ईरान को टैकल करो। लॉन्ग टर्म में ये टैकल करें और इजराइल टैकल करें। लेकिन गल्फ कंट्रीज तो ये चाहती भी हैं कि ये कंक्लूसिव फेज में चला जाए। एमबीएस के बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स ने बड़ा क्लियर लिखा था, बार-बार लिख रहा है वो, बार-बार लिख रहा है। और अगर एमबीएस और यूएई की पुरानी टेंशन है ईरान से, हम सब जानते हैं, हुती को लेकर था, चाहे वहाँ जो रिजीम चेंज जो यहाँ हो रहा था उसको भी लेकर था। तो पूरी तरह से ये जो तनातनी है ईरान से अभी खत्म नहीं हुआ, कंक्लूसिव फेज में नहीं आया है। रिजीम चेंज जो ओरिजिनल इंटेंशन था वो खत्म नहीं हुआ। तो क्या इस तरह ईरान को पंगु बना के वो निकल लेंगे? मुझे तो यही लग रहा है जो अगला स्टेप होगा। आपने ट्रंप को नोटिस किया होगा यूक्रेन में भी, यहाँ भी, कि जब वो शांत होने के लिए होते हैं, वो होता है लल बिफोर द स्टॉर्म, कि अगला वार जो होगा और तीव्र होगा। शायद वो उसकी तैयारी कर रहे हैं कि फाइनल फेज में जो 10, 15, 20 दिन जितने दिन लगे, उनमें पूरी तरह से इनके सिविलियन न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी बच रहे हैं उनको खत्म कर दिया जाए, और उसके बाद फेज विड्रॉल करें और कहें जीसीसी कंट्रीज को कि आप तुम इंटरवीन करो, अब तुम संभालो। ये जो कल ट्रंप साहब और प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात हुई है, इसको लेकर के जो भारत में राजदूत हैं अमेरिका के, उन्होंने कुछ मीडिया आउटलेट से बात भी करी और उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो पूरी तरीके से लूप में रखना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी को, और एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है भारत अंतर्राष्ट्रीय मामलों के अंदर। इसमें कुछ और बात निकल करके आई? आज जब हम लोग चेक कर रहे थे सौरभ, तो बस जो अंडरलाइन करने वाली बात जो कही जा रही थी वो यही कि हम जब उनको कम्युनिकेट कर रहे हैं तो शांति और डायलॉग उस तरह की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमारा ज़्यादा फोकस इस बात का है कि इसका दुष्परिणाम हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए, और वो जो आ रहा है वो हमारी चिंता है।
जैसे हम अपने लोगों को कैसे एनर्जी सिक्योरिटी कैसे सुरक्षा करें, हमारे जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करें, जो वो काम कर रहे हैं उसकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करें। तो ये सारी चीज़ें जब अमेरिका के ऊपर डाली जा रही हैं तो उस संदर्भ में ये है कि जो भी कार्रवाई अगर आप करें तो ये आप समझें कि हम भी उसमें इन्वॉल्व हैं, उसका असर हमारे ऊपर भी पड़ना है। और उसमें एक तरह से आप कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को भारत का सपोर्ट उस रूप में चाहिए कि जो कुछ भी वो कदम उठाएं उसको भारत उसको इंडोर्स करे। हमारा कोई प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी का कोई है इसमें मामला? वो कहा तो ये जा रहा है कि लगातार दोनों तरफ से हम लोग एक्टिव हैं कि किसी तरह से ये रुके और बातचीत करके आपको जो भी प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो वो आप देखें। लेकिन क्योंकि इसका असर हमारे ऊपर पड़ रहा है तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव होकर दोनों तरफ रीच आउट किया जा रहा है। जो ही जैसे बातचीत हो रही है, गल्फ के देशों से बातचीत हो रही थी, पीएम की 2 राउंड तो बातचीत हो ही गई, या डोनाल्ड ट्रंप से हो रही है या ईरान के साथ हो रही है, तो उसमें सब में संदर्भ यही है कि क्योंकि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा असर है इसका, इसलिए हम ये कर रहे हैं। कोई और बाकी चैटर क्या है कि युद्ध लंबा ही लिख रहा है अब तो जाता हुआ? हाँ, उसमें जैसे परसों भी, कल भी और आज भी मैंने चेक किया कि क्या आप लोगों को ये लग रहा है कि ये अब बहुत ज़्यादा चलेगा नहीं, लंबा नहीं चलेगा? बोले कि बिल्कुल नहीं। और अगर कुछ कहा भी जा रहा है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा था उसका हवा कि 5 दिन तक हम सीज़फायर करें, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो एकदम से उसको तवज्जो नहीं दिया जा रहा था कि ये तो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के बारे में है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये खींचेगा अभी लंबा। तो सरकारी कॉरिडोर्स में ये है कि मामला लंबा जाएगा। हाँ, और बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल हो गया है और ये थोड़ा लंबा खींचेगा, तो हमारी तैयारी उसी रूप में होनी चाहिए। कहा यह जा रहा है कि हम जितनी कोशिश कर सकते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन हमारा कोई इसमें दोनों तरफ अगर लड़ने को आमादा हो तो फिर क्या ही कर सकते हैं। लेकिन समझाने बुझाने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता था वो किया जा रहा है, ये बात बार बार कहा जा रहा है और उसके पीछे वजह वही है कि असर हम पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। अब हम इसके लिए कर क्या सकते हैं? अब जैसे बाकी जो नुकसान हो रहा है वो तो हो रहा है, जैसे ये भी चल रहा है कि हमारा ही नहीं दुनिया भर का ही होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ का जो बड़ी बड़ी जो रेटिंग एजेंसीज वगैरह जो देती हैं फोरकास्ट, वो कुछ घटा दिया गया है। ऑब्वियसली कुछ तो इम्पैक्ट इकोनॉमी पे हो ही रहा है। हम तो अभी यही देख रहे हैं भी हमारे सिलेंडर भर रहा है कि नहीं भर रहा, गाड़ी में तेल डल रहा है कि नहीं डल रहा। कमर्शियल साइड पर तो बहुत नुकसान हो रहा है। इंडस्ट्री का जो गैस का कोटा था वो कम हो गया है, कमर्शियल साइड पर एलपीजी नहीं मिल रहा है, उसकी दिक्कत हो रही है। तो वो दूसरा वो नुकसान तो अभी हम लोग कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमें घरेलू स्तर पर कोई दिक्कत ना हो, इस पर सरकार का सर एक फोकस अब बड़ा मेजर पुश दिख रहा है पाइप्ड नेचुरल गैस पर। आज संसद में सिलेंडर को लेकर खूब प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ऑर्डर निकला हुआ है कल का मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का, ज्यादा बता देंगे इसके बारे में कि भाई गजट नोटिफिकेशन है कि अब जो इम्पेडिमेंट्स आते थे पाइपलाइन बिछाने में, घरों तक गैस की पाइपलाइन बिछाने में, वो दूर कर दिए जाएंगे, वो ओवरराइड हो जाएंगे। उसमें बहुत ज़्यादा लोग नानुकुर भी नहीं कर पाएंगे, जो उसमें परमिशंस लेनी पड़ती होंगी अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, वो भी ओवरराइड हो जाएंगी। और शायद ये भी कि भाई मान लें कोई अगर सोसाइटी, कोई रेजिडेंट्स, कोई हाउसिंग सोसाइटी है तो वो अब रिफ्यूज़ भी नहीं कर सकती कनेक्शंस देने को, तो उसको कनेक्शन लगाने पड़ेंगे पीएनजी के। और 2.5 लाख कनेक्शंस अभी तक बांटे, नए कनेक्शंस लगाए जा चुके हैं पाइप गैस के पिछले 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में 2.5 लाख नए कनेक्शंस के आवेदन आ गए हैं और लगभग 2,20,000 या 2,30,000 लोग एलपीजी से शिफ्ट हो गए हैं। तो ये आप मोटा मोटा अगर आप देखें तो 7-7.5 लाख नए किस्म के एलपीजी कनेक्शंस हमारे यहाँ लग जाएंगे और ये एक बड़ा नंबर है। तो सरकार ये चाह रही है कि सिलेंडर छोड़ो, जहां पर गैस, जिसके बगल से गैस पाइपलाइन जा रही है वो गैस पाइप लगवाओ, और सिलेंडर हम वहां देंगे जहां हम पाइप नहीं पहुंचा सकते, जैसे गांव में, वो उसको अब सिलेंडर का प्राथमिक। नहीं, देखिए इसमें कई चीज़ें, एक तो ये बहुत ही अच्छा कदम है, सरकार को इसको एक तरह से वॉर फुटिंग पे करना चाहिए। ये जो 5,000 का डिपॉजिट लेती है सरकार, सिक्योरिटी डिपॉजिट, मेरा मानना है कि टेम्परेरीली उसको भी वेव ऑफ कर देना चाहिए। ठीक, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो किराए के मकानों में रहते हैं, मकान मालिक को पैसा नहीं देना चाहता, तो इसलिए भी लोग नहीं लगवाते हैं कि किराएदार कि मकान मालिक हम छोड़कर जाएंगे तो पैसा वापस मिलेगा तो मकान मालिक को मिलेगा क्योंकि कनेक्शन उसके नाम से है। तो इस तरह की छोटी मोटी दिक्कतें हैं। लेकिन अगर सुविधा उपलब्ध है और लोगों को परेशानी हो तो ये तो मिसमैनेजमेंट के खाते में जाएगा। तो सरकार इस दिशा में कर रही है और तेज़ी से कदम उठा रही है, ये बड़ी अच्छी बात है। दूसरा, ये सब जो कुछ हो रहा है, जो आप अभी कह रहे थे कि हम अभी इकॉनमी पे जो नुकसान हो रहा है उसका तो आकलन कर ही नहीं रहे। अगर ये युद्ध लंबा चलता रहा तो वैश्विक मंदी का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका असर किसी एक देश तक सीमित नहीं रहेगा। ये जो कोरोना में हुआ था, लगभग आप कह सकते हैं उस तरह का, मतलब स्वरूप अलग है, कोरोना अलग चीज़ थी, ये युद्ध अलग चीज़ है, लेकिन उसी तरह से पूरी
पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित होगी और बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगी। तो उसके लिए तैयारी, लेकिन ये जो हो रहा है कि पेट्रोल पंप पर लाइन लग रही है, रात में 12 बजे किसी को फ़ोन आ गया कि पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे, इसके खिलाफ भी सरकार को बड़ी सख्ती से कदम उठाना चाहिए। अफवाह ऐसी जो फैला रहे हैं उनके खिलाफ NSA में एक्शन तो राज्यों को करना पड़ेगा ना। राज्यों तो सरकार राज्यों से, भाई कम से कम जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहाँ तो कर सकते हैं सीधे। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ कोऑर्डिनेशन की बात है। कोई राज्य सरकार नहीं चाहेगी कि उसके प्रदेश में जो है अव्यवस्था हो, अराजकता हो। तो इसलिए जो है जो ये एक तंत्र इस हर ऐसे आपदा के मौके पर हावी सक्रिय हो जाता है, तो उन पर अंकुश लगाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा होगा, पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी पर होगा। तो वो जो डर पैदा होगा लोगों के मन में, आशंका पैदा होगी, अनिश्चितता पैदा होगी। संकट सचमुच हो उसके कारण हो तो एक बात समझ में आती है, जो नहीं है उसके कारण हो ये जो है उससे बुरी बात है। तो कुल मिलाकर जो है सरकार, आम लोगों को, राजनीतिक दलों को ये इसको एक राष्ट्रीय संकट की तरह मानकर उस ट्रीट करना चाहिए कि सब मिलकर लड़ेंगे तो निकल पाएंगे। अलग अलग अगर अपनी अपनी रोटी सेकने लगे तो फिर समस्या सबके प्रधानमंत्री तो लिए कह रहे हैं, दोनों संबोधनों में उन्होंने यही बात कही है। ये गैस वाली बात जरा सा मैं और बता देता हूँ आपको। पहले तो ये सवाल किसी के मन में हो सकता है कि भाई जब हमको सिलेंडर वाली गैस नहीं मिल रही तो पाइप वाली गैस कैसे मिलेगी, इस पे भी तो संकट होगा। तो उसमें सबसे जानने लायक बात यह है कि हम ये जो नेचुरल गैस है वो पेट्रोलियम गैस है, वो क्रूड ऑयल का जो तेल हम प्रोसेस करते हैं रिफाइनरियों में, वो उसका बाई प्रोडक्ट है जो आपको पेट्रोलियम गैस LPG सिलेंडर में जो मिलती है। अब 1 लीटर आप क्रूड ऑयल मंगवाते हैं बाहर से, उसमें से केवल 3% क्रूड ऑयल हम लोग प्रोड्यूस कर पाते हैं। वो महंगा सौदा भी है और वो हमको बाहर से मंगाना पड़ता है। ये जो नेचुरल गैस है ये 50% हम अपने यहाँ ही इसका उत्पादन करते हैं। हमारे रिजर्वायर है, हमारी धरती से निकल रही है गैस, हमारी ज़रूरत का 50%। तो हमारी डिपेंडेंस बाहर उतनी नहीं है इसको लेकर के। ये तो पहली बात होगी। दूसरा, ऐसा बॉटलिंग का झंझट नहीं है कि प्लांट में जाएंगे उसको आपको भरना पड़ेगा, वो फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा। सीधी पाइपलाइन आ रही है आपके घर तक आ रही है, वो सीधी आपको पहुंच जाएगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम नहीं है उतना इसमें। और जो तीसरी सबसे बड़ी बात है, ये सस्ती पड़ती है। ये 20% पेट्रोलियम गैस से सस्ती है। वो ठीक है कि उस पर सरकार सब्सिडी भी देती है। तो अभी तो सरकार उन जगहों पर तो उज्ज्वला वालों तक तो पहुंचाने की बात कर भी नहीं रही पाइप वाली गैस। वो तो गांव में कनेक्शन लगाना बहुत मुश्किल टेढ़ा काम है। आप सिलेंडर छोड़ेंगे, अगर आपके पास पाइप गैस अवेलेबल है तो वो सिलेंडर किसी जरूरतमंद को पहुंच जाएगा, जिसको इस क्राइसिस में शायद दिक्कत हो सकती है। तो ये सरकार का जो पूछे सर ने भी कहा, इसका अगर हम लोग सब स्वागत करके अगर हमारे पास ये पाइप्ड गैस का एवेन्यू अवेलेबल है उस पर शिफ्ट हो जाए, इससे सरकार की और देश की और एक किसी गरीब आदमी की मदद होगी, तो हमको करना चाहिए। ये जो अधिसूचना की गई है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 का जो है, उसके तहत नेचुरल गैस पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऑर्डर 2026, उसके पीछे सरकार की सोच ये है कि हमको गैस बेस्ड इकोनॉमी बनाना है। गैस बेस्ड इकोनॉमी जब आप बना रहे हैं तो पहली वजह कि एक सस्ता है, दूसरा स्वच्छ क्लीन एनर्जी, उस लिहाज से इससे बहुत ज़्यादा फोकस। उसमें बहुत सारी रुकावटें थीं, जैसे मान लीजिए कि PSU कहीं लगाना चाह रही है PNG को लेके, तो जो वहाँ का लोकल बॉडी होता था वही उसमें विलम्ब करता था। लोकल बॉडी की समस्या ये होती थी कि आप आएंगे, सड़क खोद के लेके चले जाएंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, तो उस हिसाब से वो ऑर्डर नहीं देते थे। तो उस तरह के जितने भी ग्लिचेस थे, कोई सोसाइटी परमिशन नहीं दे रहा है, कोई लोकल बॉडी नहीं दे रहा है, तो इस तरह के जितने ग्लिचेस थे टेक्निकल फिजिबिलिटी वो सब ओवरराइड हो जाएंगे इस ऑर्डर से। उसको इस ऑर्डर से ओवरराइड किया गया। जैसे एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में अगर आपने ऑर्डर नहीं दिया तो डिम्ड मान लिया जाएगा कि आपने ऑर्डर दे दिया। ठीक, उस हिसाब से जो कनेक्शन लेना चाह रहा है उसके लिए टाइम फ्रेम, शुल्क बहुत कम रखिए, पारदर्शी व्यवस्था रखिए। तो ये सारी चीज़ों, मतलब आप तो कह सकते हैं कि गैस बेस्ड इकोनॉमी बनाने के लिए जितने ग्लिचेज मौजूद थे उनको इस नोटिफिकेशन के द्वारा दूर किया गया। तो अच्छा, ठीक है। और ये इस आपदा में वाकई अवसर जैसा सरकार ने जो है इसको देखा है, इसको पुश करने की कोशिश जो है वो ये इसका पॉजिटिव साइड है, एक पॉजिटिव साइड इफेक्ट है। जैसे कोरोना में वो जो UPI है, ये कोरोना की देन है, डिजिटल पेमेंट्स, वो उसका डिमोनेटाइजेशन का। और उसके बाद देखिए दोनों डिमोनेटाइजेशन, मतलब 3 चीजें हुई। डिमोनेटाइजेशन हुआ, जियो का डेटा आया, और उसके बाद UPI। ये तीनों जो मिले उसका इम्पैक्ट आज आप देख रहे हैं दुनिया में जो है, हमारे बराबर कोई है ही नहीं डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में। और वो कितना हमको सहूलियत जैसा लगता है। लोग जेब में कैश रखना ATM जाना लोग भूल गए, ATM जाना भूल गए। इसमें भी तो देखिए,
आप सिलेंडर बुक कराते हैं सर, सिलेंडर बुक करना है, फिजिकली जाना है, लेकर के आना है, या कोई आपके घर उसको छुड़वाएगा, उस बीच में टाइम भी लगेगा, एक बुकिंग और डिलीवरी के बीच में। मान लीजिए पहले अगले दिन मिल जाता था, आज 2-4-5 दिन जितना भी लग रहा है, लेकिन उसमें एक बीच में गैप है पीरियड का। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, उसमें आपको ये टेंशन है कि मेरा सिलेंडर खाली हो गया अगर जल्दी, तो मैं दूसरा कहां से मैनेज करूंगा, या मैं 2 सिलेंडर रखूं। यहां तो आप घर में गैस लगी हुई है, बिजली की तरह स्विच ऑन स्विच ऑफ, और कुछ करना ही नहीं। और दूसरा, हम लोग बात कर रहे थे, ऐसे कहना नहीं चाहिए ये, लेकिन ये अच्छी आपके फायदे की बात है, आपने बिल नहीं पे किया तो गैस कट नहीं जाएगी। वहां तो नकद दिए बगैर सिलेंडर आएगा नहीं। यहाँ आप नहीं पे कर पा रहे, महीना 2 महीना कई महीने, थोड़ा फाइन लगा देगा, लेकिन गैस का कनेक्शन नहीं कटता है। सारी सुविधाएं ही हैं इसमें। और उसका सबसे बड़ा फायदा अब देखने को मिल रहा है कि जो पैनिक बाइंग थी ना, वो अब धीरे धीरे कम हो रही है। जो ज्यादा अब हो रहा है वो र्यूमर बेस्ड है। पैनिक बाइंग में लोगों ने खरीद लिया, अब देखा कि सप्लाई तो बदस्तूर जा रही है, तो अब वो पैनिक वाली सिचुएशन खत्म हो गई। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा वेरिएबल है कि अगर ये ज्यादा दिनों तक चलेगा तो एलपीजी क्राइसिस रियल होगा, हमारे पेट्रोल डीजल जो खर्चे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो बढ़ेगा। और आप देखिए ना, 2022 तक हमने कोविड झेला, उसके बाद यूक्रेन युद्ध में ऑयल प्राइसेस बढ़े, उसके बाद ये ट्रम्प साहब की टैरिफ पॉलिसी आ गई, चौथा अब ये आ गया। तो ये चारों चीज जो आम कंज्यूमर पे जो लोड डाल रहा है, उसमें और ये एलपीजी और पेट्रोल की प्राइसेस का इशू आ गया है। तो एक जो कंज्यूमर है वो कितने तरफ से मार झेल रहा है आप समझ सकते हैं। और आगे अगर यही बढ़ता रहा, मान लीजिए 15 दिन 20 दिन 1 महीने 2 महीने बढ़ता रहा, तो ये आप ये कहें कंपाउंड होता जाएगा। लेकिन सर अब बताऊं कि मैं, अब आप पिछले 5 साल देख लीजिए, 5 साल में क्या क्या हुआ। कोविड आया, चाइना के साथ बॉर्डर का संकट आया, गलवान क्लैश हुआ, उसके बाद रूस यूक्रेन की वॉर शुरू हो गई। ये तीनों के लंबे इफेक्ट्स थे। ऑपरेशन सिंदूर लास्ट ईयर जो हुआ, पूरा साल ट्रंप का जो है वो निकला है। अब ये पिछले 5 साल से कम हम तो एक के बाद एक इश्यूज ही देख रहे हैं अपने यहाँ। लेकिन अपने रेजिलियंस भी देखिए, इकोनॉमी के रेजिलियंस, इसीलिए मैंने कहा कि वो हम सब वो भी आ रही है, बावजूद परेशानियां भी आ रही हैं और सब कुछ चल रहा है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। तो इससे एक बात तो पता चलती है, हमारे जो मैक्रो पैरामीटर्स है इकोनॉमी के, वो फंडामेंटल्स है, वो बहुत मजबूत है। लेकिन इस तरह की क्राइसिस में मजबूत बने रहेंगे ये कहना मुश्किल है। सवाल ये है कि कब तक चलेगा ये। इस सवाल का जवाब से तय होगा कि समस्या कितनी बड़ी होगी और कितनी लंबी होगी, और इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं। कब तक चलेगा? देखिए कब तक चलेगा? ऑल पार्टी जो मीटिंग चल रही थी तकरीबन 2.25 घंटे बाद वो खत्म हुई है। अच्छा। और उसमें दिलचस्प ये रहा कि टीएमसी बाहर इतने सारे बयान दे रही है, ममता बनर्जी आज भी कुछ बोली हैं, और जब ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है तो टीएमसी के नेता वहाँ से गैर हाजिर रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको दिखना नहीं था कि इस मसले पे हम सरकार के साथ हैं। अगर बैठक में आप होते तो एक पॉइंट जान लेते, उसके बाद आलोचना करनी हो तो कैसी पॉलिटिक्स है, इसका क्या मतलब क्या है इस पॉलिटिक्स का? अरे आप जाके 4 सवाल सरकार से पूछिए, कठोर सवाल पूछिए जाके, और नहीं जवाब मिले तो बाहर आके बोलिए। ममता बनर्जी की तो पॉलिटिक्स ही है कन्फ्रंटेशन की, चाहे वो कुछ चीज अच्छा हो नहीं अच्छा हो, वो तो कन्फ्रंट करने के मूड में रहते हैं। मैं आपको बताऊं, कन्फ्रंटेशन ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ काम करना हर जगह ये ऐसी राजनीति पसंद भी नहीं करते लोग, बियॉन्ड अ पॉइंट नहीं पसंद करते, लेकिन जो उनकी जो जुझारू ये छवि है उसको बनाने के लिए वो हमेशा वो ऐसा करती रहती हैं। और वो पार्टी का पूरा ओरिएंटेशन ही है कन्फ्रंटेशन, उससे मोबिलाइजेशन होता है। अब कैसे बयान आ रहे हैं, जैसे हमारे अखिलेश यादव ने कहा, अरे आप तो विश्वगुरु थे तो ये तो मौका था विश्वगुरु बनने का, विश्वगुरु नहीं बन पाए, तंज था, ताना था। राहुल गांधी ने कल कहा ये तो पर्सनल फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी इज अ जोक। आज तेजस्वी यादव का स्टेटमेंट है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के साथ लड़ाई में कोई दुनिया का देश हमारे साथ नहीं खड़ा था। आज भी ऐसा ही है, हमारी फॉरेन पॉलिसी चौपट हो गई जब से नरेंद्र मोदी आए। ऐसे लोग फॉरेन पॉलिसी भी बोल रहे हैं जो फॉरेन पॉलिसी का एबीसी नहीं जानते, जिनको कुछ नहीं मालूम, न जानते हैं न जानने की कोशिश कर रहे हैं। कम से कम अखिलेश यादव की पार्टी में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो उनको समझा सकते हैं, बता सकते हैं। 37 एमपीज की पार्टी है, अगर वो चाहें विदेशी मामलों के जानकारों को बुलाकर अपने सांसदों को बताना चाहें तो जान सकते हैं, लेकिन जानना ही नहीं है। जानने से समझ आ जाएगी, फिर आलोचना करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए न जानने से आलोचना करना आसान हो जाता है, वही कर रहे हैं, उससे अपनी अज्ञानता दिखाते हैं। एक भावना है सर ने हाथ की
नहीं, और शायद कोई ऑपोजिशन तो चाहिए था ना बात करने के लिए। और सौरभ जी, शायद ऑपोजिशन इस तरह काम भी करती है। जैसे अगर आप पहले भी देखें, यूपीए के गवर्नमेंट में भी जब तेल के दाम बढ़ते थे, सिलेंडर की किल्लत होती थी, तो ऑपोजिशन हावी हो जाता था। वो इफेक्टिव हो ना हो वो डिपेंड करता है। लेकिन इस समय जितने भी हम क्राइसिस से उभरे हैं, उसको देख के लग रहा है कि ये क्राइसिस सबसे सीवियर होगा। आप ये देखिए, 70 के दशक में तेल के दाम तिगुने हो गए थे, पूरी अमेरिकन इकोनॉमी रिसेशन में चली गई थी, हमारे यहाँ भी बहुत दिक्कतें आई थी उस समय। और जो ट्रंप साहब ने जो ग्रीन एनर्जी को रोल बैक किया है, वो भी इस समय हावी होगा, क्योंकि फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंस बढ़ता जा रहा है। एनर्जी क्राइसिस दुनिया में कब कब आए सर? दो मेजर आए 70 के दशक में, जब 73-74 में आए, और 76-77 के लगभग आए। पहला जो ऑयल क्राइसिस मेजर था वो था जब सऊदी अरेबिया ने या अरेबियन कंट्री ने डिसाइड किया कि हम यहाँ से जितने भी फॉरेन रिफाइनरीज हैं या जो मार्केटिंग कंपनीज हैं उनको निकालेंगे। अच्छा। उनको निकाला, उसके बाद पूरा डिसलोकेट हो गया था मार्केट। सप्लाई कौन करेगा, बेचेगा कौन, एक्सट्रैक्ट कौन करेगा। उस समय वो मेजर क्राइसिस था। उस समय अमेरिकन इकोनॉमी रिसेशन में चली गई थी। अच्छा। और तिगुना दाम बढ़े थे। अभी भी आप देखें ना, पिछले 25 दिन में, इस मार्च के महीने में अमेरिकन इकोनॉमी के इन्फ्लेशन 4% बढ़ा है पिछले साल से। मतलब पिछले मार्च से इस मार्च में 4% का इजाफा हुआ है। हर 10-12 डॉलर जब बढ़ता है, पूरे दुनिया का इन्फ्लेशन 1% बढ़ जाता है। आप समझिए। तो अब जो इसे आप कंपेयर करते हैं उस क्राइसिस से, छोटा उससे बड़ा है, उससे छोटा है? देखिए, जितना दिन बढ़ता जाएगा क्राइसिस और बढ़ता जाएगा। अच्छा, ये और अगर तक चलेगा? हाँ, अगर ये स्टेबलाइज कर जाएगा। और अमेरिका के लिए तो सबसे ज्यादा दुष्कर है, इसीलिए ट्रंप साहब पीछे हटना चाह रहे हैं। इस सरकार की इस शॉक को एब्जॉर्ब करने की क्षमता कितनी है? एक सर आपको अपडेट दे दूं, जैसे ऑल पार्टी मीटिंग जो हुई थी, उसमें कुछ सांसद सोर्स जो हैं उन्होंने बताया कि मीटिंग में, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, विदेश मंत्री, विदेश सचिव और पेट्रोलियम मंत्री, इन दोनों ने बोला है। उसमें पीएम ने अमेरिकी राष्ट्रपति को क्या संदेश दिया, उसमें यह बताया गया है कि पीएम ने डोनाल्ड ट्रंप को ये कहा कि युद्ध का समय नहीं है, हमको युद्ध नहीं चाहिए और इससे किसी का भला नहीं होना है, हम इसके बिल्कुल पक्षधर नहीं है कि ये समय युद्ध का हो। दूसरी चीज़ कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर सवाल पूछे गए कि उस पर क्या स्थिति है। बताया गया कि 4 शिप तो हमारे आ गए और भी बहुत जल्द आने वाले हैं, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी स्थिति है क्योंकि दुनिया के कई सारे देशों के शिप फंसे हुए हैं। हमारे लिए हमारे सिर्फ वहाँ से आ रहे हैं, 4 आ चुके हैं और बाकी जल्द आएंगे। तीसरी चीज़ बताया गया वहाँ भी मीटिंग में, जो बाहर बोला गया था कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेके अभी तो कोई ऐसी समस्या नहीं है और देश को अभी बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो जो आपका सवाल था उसका ये जवाब कि अभी तक तो बिल्कुल, मतलब एकदम से दिख रहा है कि कॉमर्शियल को लेकर ज़रूर समस्या हुई, उसको धीरे धीरे किया जा रहा है। ये मैं सर पूछ रहा हूँ सवाल आपसे, प्राइस साइड का, कॉस्ट साइड का। अवेलेबिलिटी तो है, नहीं है तो नहीं, उसमें सरकार भी क्या कर लेगी, जो भी कर ही रही है। वो तो सोर्सिंग वाली बात नहीं है। दाम जो नहीं बढ़ रहे हैं अभी हमारे यहाँ पर, वो बहुत लंबा, बाकी दुनिया में बढ़ गए हैं। नहीं, बहुत लंबा खींचना तो मुश्किल होगा क्योंकि जो पीएसयू हैं उनके इकोनॉमिक हेल्थ से आप कब तक वो कंप्रोमाइज़ करेंगे पहले ही। लेकिन आप देखिए कि पहले से आप उसकी तैयारी कर रहे हैं। आप याद कीजिए कुछ साल पहले का कि अपोजिशन कितनी आलोचना कर रहा था कि दुनिया भर में तेल के दाम गिर गए, ये जो है उपभोक्ता को फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं, उपभोक्ता के लिए दाम कम नहीं कर रहे हैं। तो उस समय पेट्रोलियम कंपनियों को फायदा कमाने दिया सरकार ने। ठीक है, सरकार को डिविडेंड मिला, उसका भी फायदा मिला, लेकिन उससे जो सरप्लस तैयार हुआ वो एक तरह से इस समय कुशन का काम कर रहा है। दूसरा, जो हमने रिजर्व तैयार किए इस बीच में सस्ता तेल खरीद कर, उसका फायदा मिल रहा है, उसकी वजह से दाम अभी नहीं बढ़ने वाला है। लेकिन अब फिर सवाल आकर वहीं अटकता है, कितने दिन, कब तक। एक छोटा सा स्टैटिस्टिक बताते हैं। हमारे जो प्राइस फिक्स्ड हैं, जो 95 रुपये दिल्ली में पेट्रोल मिलता है, वो $72 के लगभग फिक्स्ड है कि $72 का, $72 पे 95 रुपये का तेल मिल रहा है। और वो $100 भी हो गया था रूस यूक्रेन युद्ध के समय। उस समय भी हमने उसको 95 ही रखा, लेकिन बाद में वो 65 हो गया, 60 तक गया, 95 था, तब भी 95 रखा है। नहीं, ऑयल मार्केटिंग कंपनी के पास वो कॉर्पस है। और अभी हमने 6 करोड़ बैरल रूस से खरीदा है, जो ब्रेंट से $15 कम है, लगभग मान लीजिए 15% कम है। तो वो भी एक कुशन होगा। और हर डॉलर जब बढ़ता है, $2 बिलियन का हर साल हमें खर्चा बढ़ जाता है, खर्चा बढ़ जाता है। तो उस हिसाब से आप देखिए हमने सेव किया है। लेकिन यही है, 4-5 महीने जब तक ये हम कंटेन कर पाएंगे, जो उनके पैसे बचे हुए हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, उनको रिटेन कर पाएंगे। नहीं तो सब्सिडी देने का तो खैर सवाल ही नहीं उठता। तो फिर 6 महीने बाद अगर इसी तरह चलता रहा, और ये चलेगा इसलिए नहीं क्योंकि युद्ध रुक भी जाता है, डिसलोकेशन हो गया है।
पूरे दुनिया में इस समय तेल कहाँ से आएगा कहाँ। सर वैसे तो देखिए ये है कि आज बाकी दुनिया के देश जो नहीं इसमें कुछ कर रहे हैं युद्ध में, जैसे हम हैं, मतलब मैं अग्रेशन वाली बात कर रहा हूँ। जब डेस्परेट कर देगा, मान लीजिए डेस्परेट हो जाए दुनिया कि भाई तेल तो चाहिए ना मुझे अपने लोगों के लिए, एनर्जी रीच तो पूरी करनी है, तो फिर दुनिया भी कूदेगी। मतलब डेस्परेट कूदना ही पड़ेगा, डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स, सर्वाइवल के लिए कूदना यस। पड़ेगा। और इसलिए ना प्रधानमंत्री ने भी बड़े स्टर्न मैसेज दिए हैं ईरान को कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप रोकिए इन चीजों को। अनएक्सेप्टेबल वर्ड तो वही है ना भाई, उससे unacceptable ज्यादा क्या क्या है? है कि उस पर तो कोई बात ही नहीं, इससे ज्यादा कठोर शब्द में क्या कहा जा सकता था। लेकिन यही है ना कि अमेरिका करे और हम भरें, वो भी एक इश्यू आ जाता है ना कि दूसरे की पॉलिटिक्स। सर अभी तो 3 वो साल तो होता ही रहा है। अभी तो 3 अमेरिका साल भर करता है, रही पूरी है। दुनिया भरती है, अभी क्या करें? वो अमेरिका वाले जो है वो, मुझे तो कई बार अमेरिका के लोगों को जब बयान देखता हूँ ट्विटर पर, मुझे लगता है ये लोग शर्मिंदा होते हैं बताने में कि हम अमेरिका से हैं। कई बार तो जैसे अभी जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं उनको देख के अमेरिकन भी सशंकित है कि किसको चुन के हमने भेज दिया। सर हो जाती है गलती, इंसान से गलतियों का पुतला है। आज ही किसी ने मेरे सामने मुहावरा कहा था। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, समय इतना ही था। प्रदीप जी बहुत शुक्रिया, साहब धन्यवाद आपका, देवेंद्र बहुत धन्यवाद। कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आज इतना ही।